शुरुआत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मिली बड़ी कामयाबी की। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। डिटेल आपको बताते हैं। बीते दिनों जब कनाडा और हिंदुस्तान में तनातनी चल रही थी तो आपने खालिस्तान या खालिस्तानियों जैसे शब्द खूब सुने होंगे। पंजाब में अलगाववाद की जड़ें पसारने में खालिस्तान मूवमेंट का बड़ा हाथ रहा, लेकिन अब इसकी धमक यूपी में सुनाई पड़ी है, वो भी तब जब पुलिस एनकाउंटर से इनका आमना सामना हुआ। यूपी के पीलीभीत जिले में पड़ने वाले पूरनपुर की ये तस्वीर आप देखिए। ये वो असलहे हैं जो इन आतंकियों से बरामद किए गए हैं। इसमें लिखा है यूपीपी, यानी कि यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस को कनेक्ट करके जो इंटरनेशनल हथियार बरामद हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये पिस्टल जो खालिस्तानी आतंकियों के पास से मिली है, ये अब देखिए आप एक एक करके इनकी तस्वीर। इसके साथ साथ AK-47 मशीन गन भी इनसे बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि जब ये आतंकी पुलिस के आमने सामने आए तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई और इस फायरिंग में खालिस्तानी आतंकियों के ढेर होने की बात कही। जो आतंकी मारे गए हैं उनकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। यह एनकाउंटर कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, यूपी पुलिस को कैसे जानकारी मिली, जैसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। यूपी के पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस बड़ा ऑपरेशन चला रही थी। पूरनपुर थाना इलाके में पुलिस और 3 आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। इस ऑपरेशन में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई को अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने पीलीभीत पुलिस को यह सूचना दी थी कि गुरदासपुर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ खालिस्तानी आतंकी पूरनपुर थाना इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खमरिया पॉइंट पर 3 अज्ञात बाइक सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई। संदिग्धों ने रोकने के बजाय पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, यानी सीधा हमला बोल दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। मृतकों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के तौर पर हुई है। हालांकि जहां इन तीनों का एनकाउंटर हुआ है वहां पुलिस को घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। तीनों आतंकियों के शव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। एनकाउंटर करने वाली टीम के एक अफसर की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि पंजाब पुलिस को पहले से अनुमान था कि आतंकियों के पास कई बड़े हथियार हैं। इसलिए पीलीभीत SP अविनाश पांडे ने लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ जवानों को साथ लिया। पुलिस और आतंकियों के बीच करीब आधे घंटे में 100 राउंड से ज्यादा की फायरिंग हुई। ज्यादातर फायरिंग आतंकवादियों की तरफ से की गई, यह भी कहा जा रहा है। वहीं इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद खालिस्तानी आतंकियों और पंजाब पुलिस और पीलीभीत में हुई मुठभेड़ के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों से मिलने, उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे। SP अविनाश पांडे की ओर से अस्पताल में भर्ती घायल आरक्षियों का हालचाल लिया गया। डॉक्टर्स की ओर से जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी, उनके बेहतर उपचार के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए गए। अविनाश पांडे ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, जनपद गुरदासपुर में कुछ दिन पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था संदिग्धों के द्वारा। उन्हीं संदिग्धों की खोज में गुरदासपुर पुलिस आज सुबह थाना पूरनपुर आई। थाना पूरनपुर पर प्रभारी को इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि जो तीनों संदिग्ध हैं वो यहीं पर छुपे हुए हैं। जो वहाँ पर खमरिया पॉइंट है थाना पूरनपुर पर, वहाँ पर जो पुलिस पिकेट तैनात थी, उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध बहुत तेजी से पीलीभीत शहर की तरफ गए। इस सूचना पर तेजी से थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया। उधर से आगे से जो आ रहे थे थाना माधव टांडा के लोग, थाना माधव टांडा प्रभारी, उनसे ये जब गिर गए और जब इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर बहुत ही हैवी फायरिंग कई सारे असलहों से की। उसमें जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। तीनों को CSC पूरनपुर तत्काल भेजा गया, इनका प्राथमिक उपचार किया गया। यहाँ पर तीनों की आने पर मृत्यु होना पाया गया है और इसको कंफर्म किया गया है CMO साहब और उनकी टीम के द्वारा। ये तीनों लोग जो हैं वो पीलीभीत में कहीं पूरनपुर इलाके में आए हुए हैं। थाना पूरनपुर में एक निर्माणाधीन पुल है, उसके पास से ये तीनों संदिग्ध जो हैं वो वहां से जो माधो टांडा की तरफ सड़क जा रही है, ये लोग वहां पर मुड़ गए थे और इन्होंने जो है वो आगे जाके जब पुलिस पार्टी के द्वारा घेरा गया तब इनके द्वारा वहां पे पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से
फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जब टैक्टिकल हरकतों का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो इसमें ये तीनों लोग घायल हुए और साथ में 2 पुलिसकर्मी वो भी इसमें घायल हुए। इस घटनाक्रम में इनको इलाज के लिए पहले सीएचसी पूरनपुर ले जा गया और वहां से फिर ये रेफर हुए हैं पीलीभीत के लिए। खबर यह मिल रही है कि यूपी पुलिस को इसे लेकर पंजाब पुलिस ने इनपुट दिया था, जिसमें कुछ जानकारियां साझा की गई थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीम यूपी पहुंची थी और यूपी एटीएस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन का खाका तैयार किया गया। इस ऑपरेशन के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी कि KZF के मेंबर थे। इसका सरगना रणजीत सिंह नीटा पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। ISI के इशारों पर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। तीनों आतंकियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनका मुखिया वरिंदर सिंह उर्फ रवि था। रवि आगे अपने सरगना के साथ टच में था। इस मॉड्यूल को KZF के प्रमुख रणजीत सिंह नीटा और ग्रीस में रहने वाले जसविंदर सिंह मन्नू ऑपरेट करता था। ये दोनों आतंकी ब्रिटेन में बैठे जगजीत सिंह और फतेह सिंह बागी को ऑर्डर देते थे। फतेह सिंह बागी रवि के साथ बातचीत करता था और जगजीत सिंह के इशारों पर ही थानों पर हमला किया गया था। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि रवि ग्रीस में बैठे आतंकी जसविंदर सिंह मन्नू का करीबी है, क्योंकि दोनों एक गांव के रहने वाले हैं। इसी वजह से रवि को थाने में हुए ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का हेड बनाया गया था। वहीं जगजीत सिंह यूके आर्मी में भी काम कर चुका है, मगर आतंकी मॉड्यूल का पता अब चला है। In a major breakthrough against ISI sponsored terrorism in Punjab, a joint operation of UP police and Punjab police has led to an encounter with 3 operatives of Khalistan Zindabad force in district Pilibhit, UP. In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party have been identified as Varinder Singh alias Ravi, Gurvinder Singh and Jashanpreet Singh alias Pratap Singh. All 3 are resident of the area of police station Kalanor, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. तो जिन 3 आतंकियों को लेकर पंजाब के डीजीपी ने जानकारी दी, इन्हीं तीनों आतंकियों ने 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर बम से हमला किया था। रवि ने सारा प्लान बनाया। उसी ने यूके में बैठे सरगना जगजीत सिंह के जरिए इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। इसके बाद यूपी निकल गए। वो यूपी क्यों आए, इस पर पंजाब पुलिस जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं इस ऑपरेशन में मारे गए तीनों आतंकियों के बारे में। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मारे गए आतंकियों में गुरदासपुर के गांव अगवान का रहने वाला रवि मास्टरमाइंड था। रवि के दोनों साथी उसी के इशारों पर काम करते थे। रवि आगे सरगना के साथ संपर्क में रहता था। इसके बाद उन्हें पैसे सहित अन्य चीजें मुहैया कराई जाती थी। रवि यूके आर्मी में काम करने वाले खालिस्तानी आतंकी जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी के पैतृक गांव का रहने वाला था। इसके जरिए ही वो खालिस्तानी ग्रुप के लिए काम करने लगा था। रवि की 5 बहनें और 2 भाई भी हैं। रवि ही ट्रक ड्राइवरी कर परिवार को पाल रहा था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। परिवार कहाँ है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। रवि की मां बीमार रहती है। पूरा परिवार मजदूरी करता है। जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह का परिवार सरहदी गांव कलानौर में रहता है। परिवार काफी गरीब है। परिवार मजदूरी कर गुजारा करता है। जसप्रीत की मां परमजीत कौर ने बताया कि रवि ड्राइवरी की दिहाड़ी का कहकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद से वो घर नहीं लौटा। उन्होंने कहा कि 8 दिन से जसनप्रीत का कोई अता पता नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। परिवार को काफी चिंता हो रही थी। सोमवार से वो पता चला कि जसनप्रीत का एनकाउंटर कर दिया गया है। तीसरा आतंकी गुरविंदर सिंह भी गुरदासपुर के कलानौर एरिया के गांव रहीमाबाद का रहने वाला था। गुरविंदर के पिता गुरुदेव सिंह ने उसे अपनी मौसी से गोद लिया था, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मां सरबजीत ने बताया कि गुरविंदर अकेला बेटा था। खाना खाने के बाद वो घर से बाहर निकला। 3-4 दिन से घर नहीं आया। कुछ साल पहले गुरविंदर ने एक युवक को नहर में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जमानत पर बाहर चल रहा था। हत्या के बाद वो माता पिता को छोड़कर कलानौर में अकेले रहने लगा था। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों, बदमाशों और आतंकियों की कोई खैर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा, ये तो हम सभी जानते हैं।
लेकिन बांग्लादेश ने ऑफिशियल अर्जी लगा दी है भारत सरकार के पास कि शेख हसीना को वापस भेजो। और बांग्लादेश में एक म्यूजिकल कंसर्ट के बीचों बीच ये नारे लगाए जाते हैं, शेख हसीना को फांसी दो। तो बांग्लादेश किस रास्ते पर चल रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को राजनयिक नोट भेजा है और कहा है कि शेख हसीना को वापस भेजें ताकि बांग्लादेश में उन्हें कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सके, या यूं कहें कानून का सामना करने उन्हें बांग्लादेश आना होगा। बांग्लादेश की सरकार हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार मानती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को भारत में शरण मिली, इसलिए भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी लगातार भारत विरोधी हवा दे रहे हैं। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जा रहा है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। कल ढाका में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का एक कॉन्सर्ट हो रहा था। जल्दी से वॉल पर तस्वीर लेकर आइए। ये देखिए, ये उस कॉन्सर्ट की तस्वीर है जिसमें शेख हसीना के लिए फांसी दो के नारे लगे हैं। ढाका में एक बहुत मशहूर सिंगर का एक कॉन्सर्ट, आप जरा इसमें देखिए किस तरह से ये नारे बांग्लादेश की पूर्व पीएम के लिए लगाए गए। ऐसे में सवाल यह है कि भारत का रुख क्या होगा? क्या भारत शेख हसीना को वापस भेजेगा? क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, यानी कि प्रत्यर्पण संधि। क्या भारत इस प्रत्यर्पण संधि का पालन करेगा या फिर प्रत्यर्पण संधि तोड़ देगा? दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह बॉर्डर सिक्योरिटी का भी है। भारत बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है जो कई जगहों पर खुली हुई है, जिससे घुसपैठ और तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा में ढील दे दी है, जिससे पाकिस्तानी आतंकी वाया बांग्लादेश में घुस सकते हैं। यह भी हमारी एक चिंता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से जावेद मुंशी नाम के कश्मीरी आतंकी को पकड़ा है, जो वहां आतंकी नेटवर्क फैलाने के मकसद से काम कर रहा था, मौजूद था। जावेद मुंशी का कनेक्शन बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों से हो सकता है। सवाल यह भी है कि भारत बॉर्डर पर इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा। बांग्लादेश के मुद्दे पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, पूरे मुल्क की नजर बनी हुई है, सरकार की नजर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। Those are adjacent to Bangladesh. We are facing that kind of problem, and infiltration is going on. As you know, in some places the borders are porous due to the land acquisition policy of few state government, and as a result, demography of this country is also changing. See, in Bangladesh, whatever happening now, it is not acceptable and it is not good for any society. And as radicalization is day by day increasing in Bangladesh, so obviously India will face this kind of problem, but our government as well as our forces, they are very ready, they are well equipped to control or to counter this kind of things. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर क्या कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। আমরা তাকে যে চাওয়া হচ্ছে ফেরত বিচার ব্যবস্থার জন্য সেটা জানিয়েছি। স্যার কিভাবে প্রক্রিয়াটা না, এটা নোট ভার্বাল দিয়ে। নোট ভার্বাল? হ্যাঁ, নোট ভার্বাল। দূতাবাসকে? হ্যাঁ, না, ইন্ডিয়ান সরকারকে? ভারত সরকারকে। থ্যাংক ইউ। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से खबर यह भी आ रही है कि विदेश मंत्रालय की ओर से पुष्टि की गई है इस बात की कि मौखिक रिक्वेस्ट यानी कि वर्बली रिक्वेस्ट किया गया है भारत सरकार से कि शेख हसीना को वापस वो बांग्लादेश को सौंपे। अब यहां आपके मन में सवाल उठ सकता है कि बांग्लादेश अगर शेख हसीना को मांग रहा है, उनके प्रत्यर्पण की बात कर रहा है, तो क्या भारत को उन्हें भेजना होगा? यह जरूरी होगा कि भारत हसीना को बिना किसी मुश्किल के बांग्लादेश को सुपुर्द कर दे। चलिए, यह होगा भी या नहीं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है। भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि हुई थी। तब भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृहमंत्री मोहिद्दीन खान आलमगीर ने ढाका में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस संधि के आर्टिकल 6 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें उन हालातों का जिक्र है जिनके तहत व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है।
इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं, और इसके तहत सिर्फ वही लोग आएंगे जिन पर हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप लगे होंगे। साफ है कि यहां पर शेख हसीना के ऊपर राजनीतिक अपराध के आरोप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगाती रही है, और इसी वजह से जो प्रत्यर्पण संधि भारत और बांग्लादेश के बीच है उसके तहत बांग्लादेश को शेख हसीना को वापस नहीं किया जा सकता, और भारत का जवाब भी मुझे लगता है काफी हद तक यही होगा, या फिर इसी तरह का जवाब बांग्लादेश के सामने रखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में चुनावी घमासान की। महिला सम्मान और उस पर फिर सियासी घमासान। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी तेजी से अपनी पारी के लिए आगे बढ़ रही है, तीसरी पारी के लिए, और उसने अपने विरोधियों से 2 कदम आगे चलने का फैसला कर दिया है। दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक मदद के उद्देश्य से लॉन्च की गई महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस योजना को दिल्ली सरकार चुनाव के लिहाज से गेम चेंजर मान रही है, और अगर वह ऐसा कर रही है तो इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में लाडकी योजना से कुछ ऐसा ही कमाल हो चुका है, जहां महायुति गठबंधन को चुनाव में बंपर जीत मिली। कुछ इसी तर्ज पर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना कमाल दिखा चुकी है। ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इसे भुनाने की तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहती है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद कुछ महिलाओं के घर जाकर पूरी प्रक्रिया बताई और बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लॉन्च हुए इस योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का वादा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी झूठ बोल रही है, केवल गालियां देने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैंने बिजली, पानी, बस सब फ्री किया, कहीं से भी पैसा का इंतजाम कर सभी वायदे पूरे करूंगा। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का, 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके। ये एक तरह से ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है, पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। अब बीजेपी को चिंता इस बात की है कि अगर ये योजना दिल्ली में कमाल कर गई तो बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। इस मामले में बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। बीजेपी नेता इसे छलावा और जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और शाहजाद पूनावाला का इस मामले में क्या रिएक्शन आया, वो भी आपको सुनवाते हैं। अब जब 10 साल बीत गए तब आप 1000 रुपया देने की बात करते हो। 10 साल कहां थी अरविंद केजरीवाल की सरकार? कहां था महिलाओं का सम्मान? और जो हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के खजाने में था, दिल्ली कर्जई कैसे होगी? दिल्ली में पैसे की कमी कैसे हो गई? गरीबों का हक मारने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। चाहे वो स्वच्छ पानी की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छी सड़कों से लेके प्रदूषण मुक्त वातावरण देने की बात हो, हर तरफ दिल्ली का आम नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और ठगने का काम सबसे बड़े ठग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। देखिए, जो 10 साल तक इनकी सरकार रही, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बना पाए। यमुना को साफ कर देंगे, 2025 तक डुबकी लगाने की स्थिति होगी, नहीं कर पाए। शानदार हॉस्पिटल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अब नए वादे कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। परंतु अगर उनकी मंशा होती तो आयुष्मान भारत योजना तो देश में लागू है, उसको ही लागू कर देते।
जिस योजना को लेकर एक घमासान मचा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस योजना का फायदा किसे मिलने वाला है, इसे भी आप समझ लीजिए। असल में इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला लाभार्थी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और वोटर भी होनी चाहिए। वर्तमान या पूर्व में स्थायी सरकारी कर्मचारी, केंद्र या राज्य सरकार या एमसीडी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला एमपी, एमएलए, काउंसलर है या रह चुकी है, वो भी पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अगर किसी महिला ने किसी वित्तीय सत्र में इनकम टैक्स भरा है, वो भी पात्र नहीं होंगी। जो महिलाएं दिल्ली सरकार की कोई पेंशन स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का लाभ ले रही हैं, वो भी पात्रता हासिल नहीं करेंगी। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा की उम्र की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पात्र होंगी। जो कैटेगरी अभी हमने आपको बताई, उस कैटेगरी से उनका बाहर होना जरूरी है, तभी वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और इसका फायदा ले सकती हैं। लेकिन दिल्ली के इलेक्शंस में इसका कितना